नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऋज रेखाओं का अध्ययन करना। ऋज रेखाएं वास्तव में वे रेखाएं होती हैं जो एक समुत्पाद वक्र के दो सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर को मिलाने पर हमें प्राप्त होती हैं। अर्थात एक समुत्पाद वक्र में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे एक संसाधन को बढ़ाते जाते हैं, दूसरे संसाधन को कम करते जाते हैं ताकि उत्पादन का स्तर समान बना रहे। एक ऐसी सीमा होती है जहां पर हम एक संसाधन को अब नहीं बढ़ा सकते तथा दूसरे संसाधन को कम नहीं कर सकते। मतलब दिस इज द ऑप्टिमम लिमिट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहां पर इस कॉम्बिनेशन के बाद अब कॉम्बिनेशन यानी 5 लेबर के साथ अगर एक पूंजी काम कर रही तो इस कॉम्बिनेशन दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट। अब इसके बाद इस कॉम्बिनेशन को आप नहीं तोड़ सकते हैं। उसी तरह अगर 2 लेबर के साथ 2 पूंजी कार्य करती है तो यह भी एक तकनीकी सीमा, इस बिंदु से भी आप लिमिट को नहीं हटा सकते हैं। इस प्रकार एक समुत्पाद वक्र में 2 ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर शून्य हो जाती है, चाहे श्रम के संदर्भ में हो चाहे पूंजी के संदर्भ में। यदि हमारे पास एक से अधिक समुत्पाद वक्र दिए हुए हैं, आईपीसी 100, आईपीसी 200, आईपीसी 300, आईपीसी 400 या आईपीसी 500, तो हमने कहा कि एक समुत्पाद वक्र में 2 बिंदु ऐसे होते हैं जहां पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर श्रम के संबंध में या पूंजी के संदर्भ में शून्य होती है। इन बिंदुओं को यदि हम मिला देते हैं तो हमें 2 ऋज रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि एक समुत्पाद वक्र में 2 बिंदु होते हैं जहां पे सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर शून्य होती है, इसलिए ऋज रेखाएं भी हमें 2 प्राप्त होती है। इन ऋज रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को हम सब्स्टिट्यूशन एरिया कहते हैं, अर्थात इन्हीं के मध्य हम श्रम तथा पूंजी यानी संसाधनों को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि उत्पादन का स्तर समान बना रहे। वास्तव में ऋज रेखा के नाम की उत्पत्ति समुद्र के किनारे ढलानों से हुई है। जैसे समुद्र के किनारों का एक लेवल होता है, लेवल के बाद जैसे ही समुद्र का जल स्तर समाप्त होता है वैसे हम एक प्रकार का ढाल देखते हैं। इसी प्रकार ऋज रेखाओं में एक प्रकार का ढाल होता है, इसीलिए हम इस ऋज रेखाएं इनका नाम करते हैं। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। अब हम ऋज रेखाओं को रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। ऋज रेखाएं हम जानते हैं कि एक समुत्पाद वक्र आईपीसी 100 है। मान लीजिए आधार अक्ष पर हमने श्रम को लिया है और लंब अक्ष पर हमने पूंजी को लिया है। यहां पर मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ए है। यहां पर हम श्रम की OL1 मात्रा तथा पूंजी की OK1 मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम A से B बिंदु की तरफ अग्रसर होते हैं तो श्रम की मात्रा लगातार कम करते जाते हैं तथा पूंजी की मात्रा लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। अतः हम A और B बिंदुओं के मध्य ही अपने श्रम तथा पूंजी संसाधनों को रिप्लेस या प्रतिस्थापन कर सकते हैं। लेकिन ए बिंदु के बाद अगर हम मान लीजिए कोई सी बिंदु का चुनाव करते हैं तो सी बिंदु पर हम श्रम की मात्रा बढ़ाकर OL3 कर देते हैं तथा पूंजी की मात्रा को बढ़ा करके OK3 कर देते हैं, जो वास्तव में संभव नहीं है कि श्रम की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ और पूंजी की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन भी 100 रहे। अर्थात यहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर के अंतर्गत दोनों संसाधनों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे उत्पादन भी बढ़ जाना चाहिए, जो कि समुत्पाद वक्र की डिफिनीशन के विपरीत है। इस प्रकार हम कहेंगे कि A और B बिंदुओं के मध्य ही वास्तव में सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर कार्य कर रही है। A बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L के इक्वल टू 0 है। इसका तात्पर्य है कि L की लेबर की एक लिमिट है, अर्थात अब लेबर की मात्रा इस बिंदु से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है और पूंजी की मात्रा OK1 से कम
नहीं की जा सकती है। और अगर हम बी बिंदु की बात करें तो यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के एल इक्वल टू 0 है। अर्थात यहां पर पूंजी की जितना हम सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं, पूंजी की स्थान पर हम श्रम को लगाते हैं, श्रम को लगाते जा रहे हैं, श्रम को हटाते जा रहे हैं, पूंजी की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक लिमिट पॉइंट है, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। अर्थात एक समुत्पाद वक्र में दो ही बिंदु होते हैं, ए और बी, जहां पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर शून्य हो जाती है। अर्थात इन्हीं बिंदुओं के मध्य ही तकनीकी प्रतिस्थापन हो सकता है। इस बिंदु के दाहिने ओर या इस बिंदु के बाईं ओर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर नहीं कार्य करेगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक रिज रेखा में, एक समुत्पाद वक्र में दो ही प्रतिस्थापन बिंदु होते हैं, जहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर, तकनीकी दर शून्य हो जाती है। इसके बाद हम प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। इसी प्रकार जितने समुत्पाद वक्र होंगे उसमें भी दो बिंदु ही होंगे जहां पर सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर शून्य होगी। यदि इन सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर शून्य, जहां पर एक सीमा है, इन बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें जो रेखा प्राप्त होगी वास्तव में वही रेखा रिज रेखा कहलाएगी। आइए हम देखते हैं। यहां पर रेखा चित्र में हमने आधार अक्ष पर श्रम को लिया है तथा लंब अक्ष पर हमने कैपिटल पूंजी को लिया है। हमारे पास पहला समुत्पाद वक्र आईपीसी 100 है, उससे ऊंचा समुत्पाद वक्र आईपीसी 200 है, उससे ऊंचा समुत्पाद वक्र आईपीसी 300 है। इसी प्रकार हमने 5 समुत्पाद वक्र लिए हैं। हम जानते हैं कि प्रथम समुत्पाद वक्र का वास्तव में लेबर और कैपिटल के सब्स्टिट्यूशन रेट जहां पर 0 हो जाता है, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। यहां पर ए पॉइंट हमारे पास है, A1 पॉइंट है। यहां पर MRTSL के इक्वल टू 0 है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल इज 0। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर MRTS KL इज इक्वल टू 0 है, दैट इज B1 पॉइंट। यानी एक समुत्पाद वक्र पे दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर तकनीकी सीमा कार्य करती है। इसी प्रकार आईपीसी 200 में भी एक ऐसा पॉइंट है, दैट इज A2 पॉइंट, जहां पर तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर शून्य है और पूंजी के लिए भी शून्य है, दैट इज B2 पॉइंट। इसी प्रकार यहां पर हमने C2 पॉइंट ढूंढ लिया, यहां पर हमने B3 पॉइंट ढूंढा। इसी प्रकार यहां पर हमने A3 पॉइंट है आईपीसी 300 समुत्पाद वक्र पर। अब हम आईपीसी 400 समुत्पाद वक्र पे आते हैं तो यहां पर A4 है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L के इक्वल टू 0 है, तथा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के L इक्वल टू 0 कहां पर है, यहां पर है। इसी प्रकार आईपीसी 500 पर भी हम देखते हैं क्या कि वास्तव में A5 पॉइंट है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L के इक्वल टू 0 है, यहां पर KL इक्वल टू 0 है। इस प्रकार तकनीकी प्रतिस्थापन की दर वास्तव में शून्य हो जाती है एक समुत्पाद वक्र के लिए दो बिंदुओं पर। इन बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो मिलाने पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। और इधर हमने कैपिटल के रिस्पेक्ट में मिलाया सारे बिंदुओं को, तो हमें एक रेखा मिली R1, रिज रेखा 1 और रिज रेखा 2। ये इस प्रकार एक समुत्पाद वक्र में दो रिज रेखाएं खींची जा सकती हैं। साथ ही साथ इनके बीच के क्षेत्र को सब्स्टिट्यूशन एरिया कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन एरिया कहा जाता है, अर्थात तकनीकी प्रतिस्थापन की दर इन्हीं के बीच मध्य संपादित होती है। हम पहले ही बता चुके कि रिज रेखाएं वास्तव में वे रेखाएं होती हैं जिसके मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन संभव हो सकता है। वास्तव में इस शब्द की अवधारणा समुद्र से लिया गया था। समुद्र से स्थल की ओर जब जाते तो एक प्रकार का हमें ढलान प्राप्त होता है, वैसे ही ढलान आपको यहां देखने को मिल सकता है। वहीं से इस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है रिज रेखा शब्द की। धन्यवाद।